हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपना अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता, कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है। तो ये टॉपिक चालू करते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसको प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। नगरीय कहने का मतलब एक इतिहासकार हुए थे, उनका नाम था गार्डनर, चाइल्ड गार्डनर। उन्होंने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है ना, वो एक प्रथम नगरीय क्रांति थी, क्योंकि नगरीकरण हुआ था प्रथम। पहला जो अपन को उल्लेख मिलता है ना नगरीकरण का, वो सिंधु सभ्यता से मिलता है। और जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जो द्वितीय नगरीकरण के हिसाब से मिलती है, वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय मिलती है द्वितीय नगरीकरण के हिसाब से। तो हम चालू करते हैं प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता को। तो मैंने एक तरफ लिखा है हड़प्पा स्थल के बारे में, दूसरी तरफ लिखा है मोहनजोदाड़ो स्थल के बारे में। जैसे कि जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा वो वर्तमान पाकिस्तान के एक जिला है, उसका नाम है, राज्य है पंजाब। पंजाब के मोंटेगोमरी नामक जगह पर जो है ना, ये हड़प्पा स्थल है, स्थित है। और इसकी जो खोज की थी ना, वो 1921 में दयाराम साहनी नाम के खनन करता थे, उन्होंने इनकी खोज की थी 1921 में, दयाराम साहनी ने। इसके बाद में जैसे मैंने इनकी साइड में लिखा है कि कौन कौन से अवशेष है, कौन कौन से साक्ष्य है, चीजें जो इस जगह से मिली है। जैसे कि 16 भट्टियां मिली है। भट्टियां का मतलब ये है कि तांबे बनाए जाते ना, तांबे की भट्टियां थी, वो तांबे की वस्तुएं तैयार की जाती थी। 16 भट्टियां मिली है तांबे की। उधर से तांबे के उपकरण बनाने बनाने का कारखाना भी मिला है। एक मिली है गेहूं और जौ के जले हुए दाने, गेहूं और जौ के जले हुए दाने मिले हैं, राख मिली है। इससे ये पता चलता है कि तत्कालीन समाज में हड़प्पावासी जो है ना, गेहूं और जौ जो है ना, उनके खाद्यान्न का एक प्रमुख फसल थी, गेहूं और जौ। इसके अलावा जैसे कपास के दाने भी मिले हैं, कपास के, और चावल के धान जो होते हैं, धान चावल, इनके जो है ना काले हो चुके दाने मिले हैं, बिल्कुल काले हो चुके हैं, वो बहुत कम समझ में आते हैं, तो वो दाने मिले हैं, धान के दाने। इसके बाद में लिखा है कब्रिस्तान R37, क्योंकि वहां पे जैसे कि टीले जो है ना, टीलो जैसे अफ प्रकार का टीला मिला है, टीलों के अलग अलग नाम है, अफ प्रकार का टीला मिला है। कब्रिस्तान जो है ना, कब्रिस्तान वहां का जो कब्रिस्तान है, उसको R37 का नाम दिया गया है, तो वो कब्रिस्तान मिला है। इसके बाद में एक चीज लिखी है, हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पित्तल मूर्ति। हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पित्तल की मूर्ति मिली है एक। इससे पता चलता है कि पशु पक्षियों में जो हिरण था ना, वो जैसे वहां के जो मृत भांड मिले हैं ना, उन मृत भांडों के ऊपर छोटा छोटा अलंकरण है, तो उसमें अलंकरण में हिरण हिरण के, कुत्ते बिल्ली के जो है ना, वो अंकन मिलते हैं उन मृत भांडों के ऊपर। मुहर कौन कौन सी है? मुहर में जैसे कि जहाज और नाव पर अंकन किया गया है वो, और मछुआरे और मछली का अंकन मिलता है, मछुआरे और मछली का अंकन मिलता है। इसका मतलब ये है कि शायद वो मांसाहारी रहते थे, और वो जो है ना क्या कहते शिकार करते, वो मछुआरे थे, वो मछली मांस मांस भी खाते थे, मांस मछली खाने में काम में लेते थे वो चीजें। इसके बाद में लिखा है प्रस्तर मूर्ति। प्रस्तर मूर्ति की पुजारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति मिली है पुजारी की। लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई पुरुष मूर्ति भी मिली है। इसके बाद में लिखा है हड्डियां, कौन किस किस की हड्डियां मिली है? गधे की और खरगोश की, गधे की, खरगोश की। एक चीज लिखी हुई है, मुंह में रखे हुए कड़ी कुत्ते का अंकन, मुंह में पकड़ा हुआ कुत्ता जो है ना, उसके मुंह में खरगोश लिया गया है, ये अंकन एक किया, अंकन मतलब मृत भांडों के ऊपर ये अंकन किया गया है, ये मूर्ति भी मिली है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत जो कि हड़प्पा स्थल से मिली है। एक इसके बाद में ये है कि जो, हाँ, मोहनजोदाड़ो जो स्थल है ना, वहां से मुख्य रूप से मोहरें काफी मिली है। जो चीजें यहाँ से मिली है वो डिट्टो चीजें तो मैं नहीं कह सकती, फिर भी थोड़े बहुत जैसे मृत भांड, ठिक्कर वगैरह है ना, पाषाण की मूर्तियां वगैरह, वो चीजें वहां से मिली है। एक पुरोहित, जैसे एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, और ऐसा कहा जाता है कि शायद वो कोई पुजारी हो सकता है, या फिर उसको कोई पुरोहित, शिव शिव की उपासना भी कही, कि शायद शिव जैसे प्लाथी मार के बैठा हुआ है एक पुरोहित, और वो उसके आसपास जो है ना गधे, गेंडा, भैंस, और जो है इनका अंकन किया गया है उस मूर्ति में, ये चीजें। एक मैंने लिखा है यहाँ पे कुबड़दार बैल का खिलौना मिला है। खिलौने काफी मिले हैं, जैसे इक्का गाड़ी है, इक्का गाड़ी जो है ना मिट्टी की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई इक्का गाड़ी है। खिलौने बच्चों के काफी मिले हैं।
बकरे का पीछा करता हुआ व्यक्ति का अंकन है, बकरे का पीछा करता हुआ एक व्यक्ति अंकन, कहने का मतलब बकरे को पकड़ रहा है व्यक्ति, वो शायद वो खेलने के लिए या फिर उसको शिकार करने के लिए पकड़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। अब जो है ना मेन चीजें जो कि क्या है, प्रमुख कार्य सिंधु सभ्यता, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो जो स्थल है ना, उनके प्रमुख कार्य, उनके प्रमुख भवन कह सकते हो, प्रमुख चीजें उनकी, नगर विन्यास कैसा था वो चीजें चालू करते। देखो, वृहद स्नानागार, मोहनजोदाड़ो में वृहद स्नानागार की संरचना मिलती है और वृहद अन्नागार की संरचना भी मिलती है। तो वृहद स्नानागार क्या होते हैं वो देखो, ये छोटी मोटी चीजें हैं कि जैसे, हाँ एक बात और कि मोंटेगोमरी जो ये स्थल है ना, हड़प्पा कालीन, ये सॉरी सिंधु कालीन स्थल है, ये मोहनजोदाड़ो, ये भी पाकिस्तान के ही है और ये पाकिस्तान के लरकाना एक जिला है, उधर पड़ता है। ये दोनों पाकिस्तान में ही है, परंतु भारत की स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले दोनों ये अपने भारत में ही थे। तो मोंटेगोमरी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के लरगाना में पड़ता है और सिंधु नदी के पास में, और ये रावी नदी के पास में हड़प्पा, और ये सिंधु नदी के पास में है। इसका 1921 में उत्खनन होता है दयाराम साहनी के द्वारा, इसका 1922 में होता है राखलदास बनर्जी के द्वारा। दूसरी बात ये है कि राखलदास बनर्जी जो है ना, वो एक डिपार्टमेंट था, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग में वो काम करते थे। उसके जैसे एक तो पश्चिमी भाग होता है, एक पूर्वी भाग होता है ना, उस पुरातत्व विभाग का, उसके पश्चिमी भाग के वो अधीक्षक के पद पे बैठे थे राखलदास बनर्जी। तो आगे देखो ये चीज क्या, आगे की चीजें, स्नानागार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, स्नानागार क्या होता है। जैसे कि स्नानागार जो थे ना, वो जैसे एक बृहद संरचना में फैले हुए थे, और वो जो है ना उनकी दीवारें थी, जैसे उस स्नानागार में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, बहुत बड़ा है ऐसे, और उसके अंदर उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी अंदर जाने के लिए, ठीक है। और जो स्नानागार की जो अंदर की फर्श होती है ना, फर्श वो पक्की ईंटों से बना हुआ था, उसका अंदर का फर्श जो है वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। दूसरी बात ये कि जो स्नानागार की दीवारें होती है, चारों दीवारें, उनमें पहले तो गारे का लेप किया गया था, पहले तो गारे का लेप किया गया, उसके बाद में जिप्सम का लेप किया गया। तो कहने का मतलब मजबूती काफी दी गई थी। इसके अलावा जो बाहर की दीवारें थी ना, उन दीवारों के ऊपर जो है ना प्लस्तर अलग का किया गया था, ये चीजें हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो स्नानागार है ना, उस स्नानागार संरचना के अलावा उसके पीछे की तरफ, दक्षिण की तरफ जो है ना, अलग एक बरामदे बने हुए थे, अलग अलग बरामदे बने हुए थे। उन बरामदों में, उन गैलरियों में उसके पीछे फिर कमरे बने हुए थे। तो एक इतिहासकार हुए, उनका नाम है अर्नेस्ट मैके। तो अर्नेस्ट मैके ने इस संरचना को देखकर ये कहा था कि शायद तक संभवतः उन कमरों में कोई पुजारी रहते थे, और शायद तक वहां पे धार्मिक जो कार्य थे ना वो होते थे। स्नानागार की संरचना क्या देखी हम लोगों ने कि एक काफी बड़ा वृहद स्नानागार है, उसके अंदर पक्की ईंटों का वो फर्श बना हुआ है, उसकी दीवारें हैं वो जिप्सम के लेप से जड़ी गई है, जिप्सम का लेप उस पर किया गया है, बाहर की दीवारों पर भी लेप किया गया है, प्लस्तर किया गया है, और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, जाने के लिए और बाहर आने के लिए भी दूसरी तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। और उनके पीछे क्या था, बरामदे थे, काफी गैलरियां थी, और वहां पे जो है ना काफी कमरे बने हुए थे लोगों के रहने के लिए, कई पुजारियों के लिए धार्मिक अनुष्ठान संभवतः होते होंगे, ये चीजें हैं। फिर हम देखते हैं हड़प्पा के नगरों के बारे में। वृहद स्नानागार देख लिया ना, अब देखो नगर विन्यास कैसा था वहां का, नगर विन्यास। नगर विन्यास में मुख्य रूप से जो देखो नगरों का जो पहला प्रमाण है ना, पहला साक्ष्य जो उदाहरण हमको मिलता है वो हड़प्पा कालीन स्थलों से ही मिलता है नगरों का, कि नगरों को एक सुनियोजित ढंग से बनाया गया था, जैसे कि सड़कों की व्यवस्था अच्छी थी, सड़कों की व्यवस्था अच्छी थी। इसके अलावा जैसे नालियां थी, नालियों की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ये सब ढांचा काफी सुनियोजित ढंग से तैयार किया गया था। जैसे कि देखो एक बार के लिए कि सड़कें जो है ना, हड़प्पा कालीन सड़कें वो एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटती है, सड़कें दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और जो सड़कें हैं वो घर के बाहर की तरफ अगर सड़कें है ना, तो घर की जो नालियां है ना, नालियां, घर की नालियों को बाहर की सड़कों की नालियों से जोड़ दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नालियां हैं उनके ऊपर ढकने की व्यवस्था भी थी, उनके ऊपर एक प्रकार से प्लस वो चीजें डाला गया था, जाल बिछाया गया था, ताकि बीमारियां ना फैले, ताकि साफ सफाई, एक साफ सफाई का सबसे अच्छा उदाहरण देखो यहीं से मिलता है।
कि समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी और सड़कों के साइड में जो नालियां व्यवस्था की गई थी, नालियां बनाई गई थी ना, उनके ऊपर जाल बिछाया गया था, ताकि इसके आगे जो जो जाल बिछाया गया ना, तो जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरियों पर जो है ना गड्ढे भी खुदे हुए थे, गड्ढे खुदे हुए थे, ताकि उन गड्ढों के ऊपर भी एक जाल बिछाया गया था, ताकि जो पानी होता है वो तो नीचे चला जाए और जो भारी पदार्थ है जैसे कोई कचरा वगैरह है ना, वो ऊपर ठहर जाए। तो इसे साफ सफाई की व्यवस्था जो है ना व्यवस्थित ढंग से की गई थी, इसके अच्छे प्रमाण मिलते हैं। ये बातें हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे सिंधु सभ्यता है ना, उसको क्या कहते हैं कि प्रथम नगरीकरण का दौर, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा जैसे हमने शुरू में देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता है वो, इसके जैसे कि एक ढांचा ऊपर था, एक ढांचा नीचे था। जो ऊपरी जो ढांचा है ना, उसको कहा गया था ऊपरी सदन, निचला भाग ये था, ऊपर का भाग था, सॉरी दुर्ग था ऊपर का भाग, ये चीजें निचला भाग। और देखो जैसे कि इतना हो गया इनका हड़प्पा स्थल हो गए, मोहनजोदाड़ो का हो गया, इनके नगर विन्यास में जैसे सड़कों की चीजें देख ली, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर या समानांतर चीजें हो गई। फिर नालियों की व्यवस्था काफी अच्छी थी, नालियों का ढांचा इस प्रकार से बनाया गया था जिससे साफ सफाई भी जो है ना काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी, साफ सफाई भी, ताकि गंदगी ना फैले और व्यवस्था भी अच्छी बनी रहे। ये चीजें हैं इनकी। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो नहीं थोड़ा रहेगा ये टॉपिक, कल की क्लास में पढ़ेंगे बाकी टॉपिक। थैंक यू। ठीक है बच्चों, आगे देखो, एक बार पूरा कर देते हैं टॉपिक, आज पूरा कर देते हैं, टाइम बचा हुआ है काफी। एक बार तो पिछले जैसे कि जो सिंधु सभ्यता है ना, उसके बाद में वैदिक काल आता है। ठीक है, वैदिक काल भी हम अलग क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे उनको, जैसे वैदिक काल को एक वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया था। वो चीजें बाद की बातें हैं, पहले सिंधु सभ्यता आती है। सिंधु सभ्यता में, हालांकि सिंधु सभ्यता में सिर्फ ये दो स्थल ही नहीं है, काफी और स्थल भी है, जैसे कि हम देखेंगे अपने राजस्थान में कालीबंगा, जो कि प्राक हड़प्पा स्थल है, प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि गगन नदी के किनारे स्थित है, पहली बात। और दूसरी बात कि कालीबंगा शब्द का मतलब क्या होता है, काली चूड़ियां होती है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल और सूरतपुरा, ये भी कुछ साल पहले जो कि नया उत्खनन करने के दौरान स्थल जो है ना अभी आया है, सामने आया है। तो ये कुछ स्थल है जो कि हनुमानगढ़ जिले में, कौन कौन से बताए मैंने, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल और ये अपना सूरतपुरा, हाँ सुतपुरा के, सॉरी कर्णपुरा, कर्णपुरा, हाँ। तो जो कालीबंगा, मुख्य रूप से जो प्राक हड़प्पाकालीन स्थल है वो कालीबंगा है। कालीबंगा की हमको इतनी बात याद रखनी है कि कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। दूसरी बात कि कालीबंगा जो स्थल है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, और कब की थी, 1952 और 53 के बीच की थी। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहां से क्या क्या चीजें मिलती है हम लोगों को, तो काली चूड़ियां मिलती हैं, मृतभांड मिलते हैं, एक जो वहां से खोपड़ी मिलती है। खोपड़ी कैसी है कि वो उसके अंदर जो है ना मतलब एक गड्ढा किया गया है। खोपड़ी शल्य चिकित्सा का उदाहरण देती है। ये खोपड़ी मिली है, इसमें मतलब एक प्रकार से चोट की गई है उस खोपड़ी के ऊपर, ऐसी खोपड़ी मिली है। मृतभांड मिले हैं, काफी ठीकरे वगैरह मिली है और काफी प्रस्तरण चीजें भी मिली है उधर से। ये हो गया कालीबंगा का। फिर हम देखते हैं इसके जैसे कि गुजरात के कुछ स्थल है, जैसे कि पहला है लोथल, दूसरा है धोलावीरा, फिर है रंगपुर। ठीक है, ये कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। गुजरात के जो स्थल है, जैसे पहला है ये लोथल जो है ना, ये यहाँ से नाव, जैसे यहाँ लिखा है ना, मैं नाव और जहाज पर अंकन, नाव और जहाज पर अंकन की गई मूर्ति मिली है। इसका मतलब ये है कि वहां से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा क्या होता है कि बंदरगाह जो होते हैं ना, वहां से मिला है। लोथल में भी संभावना है कि लोथल जो है ना हड़प्पाकालीन स्थल का पहला बंदरगाह था, वहां से व्यापार होता था लोथल से। और कहाँ तक जाता था, विदेशी जैसे मेसोपोटामिया सभ्यताएं हैं, मिस्र की सभ्यताएं हैं ना, वहां तक व्यापार होते थे, लोथल बंदरगाह से थे। और इसके अलावा जैसे कि लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं जैसे कि हवन कुंड, यज्ञ वगैरह होते थे, ये बातें बताती है अग्नि वेदिकाएं। और वहां से जैसे कि एक मूर्ति मिली है उधर, उसमें क्या है कि एक कुत्ता जो है ना बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया, वो अंकन है उसमें, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है।
खरगोश का भी अंकन है, और ये चीजें छोटी मोटी चीजें जो कि लोथल से मिली है, और कालीबंगा से भी अग्निवेदिकाएं जो कि याद रखना लोथल से, धोलावीरा से, और यहाँ अपनी कालीबंगा से अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। फिर एक स्थल है गुजरात का, उसका नाम है धोलावीरा। तो जो धोलावीरा जो है ना, जैसे उसका उत्खनन 1990 91 92 के समय में हुआ था उसका उत्खनन, और जेपी जोशी नाम के एक उत्खनन करता थे, उन्होंने उसका उत्खनन किया था। उसके बारे में जो याद रखे जाने वाली बात है वो ये है कि वहां से जो चीजें मिली है ना, वो एक पैमाना होता है ना, स्केल जिसको बोलते हैं, पैमाना या स्केल, उसके साक्ष्य मिले हैं। छोटी मोटी चीजें और जो इन सबसे सिमिलरिटी रखती है, जैसे कि मृदभान ठीकरे वगैरह है, और जैसे कटोरे वगैरह, थालियां वगैरह चीजें जो भी है, और प्रस्तल मूर्तियां, ये चीजें हैं। बट धोलावीरा की थोड़ा सा डिफरेंस जो इसमें है वो ये है कि जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और कालीबंगा, लोथल, चीजें है ना, यहाँ से नगर की दो शाखा, जैसे एक तो ऊपर का नगर था, एक नीचे का नगर था। ऊपर का जो नगर था ना, उसको दुर्ग कहा गया था। निचले जो नगर था उसको सामान्य नागरिक रहते थे, वहां पे निचला नगर कहा गया था उसको। धोलावीरा में अलग बात ये है कि वहां पर तीन तीन जो है ना प्रमाण मिले, जैसे एक तो ऊपर का नगर, एक मध्यम नगर के भी अलग से प्रमाण मिलते हैं कि वहां पे एक मध्यम नगर था, फिर निचला नगर था। नगरों के तीन प्रमाण मिलते हैं धोलावीरा में। ये चीजें थोड़े से डिफरेंस है उसमें। एक स्केल के प्रमाण के, संरचनात्मक ढांचों के जो है ना वो उदाहरण मिलते हैं धोलावीरा से। इसके अलावा छोटे मोटे और जैसे एक संगोल स्थल भी है, पंजाब में है संगोल। इसके अलावा जैसे हरियाणा में हम देखें, सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते जो स्थल है वो है, एक राखी गढ़ी है, मिथाथल है, राखी गढ़ी और मिथाथल। एक है हाँ ये राखी गढ़ी और मिथाथल है। ये चीज एक कुनाल है, एक जगह है हिसार के आसपास, ये वहां से ये स्थलों की जानकारी मिलती है। तो अब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ये बात है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। कल चालू करेंगे नए टॉपिक को।